बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जिन लॉज पर बेस करती है उसमें ये बुनियादी अहमियत का हामिल है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक फॉर्म कही जा सकती है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम इस लॉ को बयान करना चाहें तो बड़े सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है इस तरीके से कि उसके अंदर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। इस सिलेंडर में हम फ्रीली मूवेबल पिस्टन कंसिडर कर लें और एज्यूम कर लें कि सिलेंडर को हमने एक रिजर्वायर के साथ अटैच किया हुआ है। इस तरह के हीट इस रिजर्वायर से सिलेंडर में के अंदर भी जा सकती है और सिलेंडर से निकल के इस रिजर्वायर में भी दाखिल हो सकती है और टेम्परेचर उस दोनों सूरतों में कांस्टेंट भी रह सकता है। अगर हम चाहें कि इसके अंदर एक आइडियल गैस फिल की हुई है, हम एज्यूम कर लें कि इससे हीट फ्लो करती है इनटू द सिस्टम, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। अब इंटरनल एनर्जी में जैसे ही इजाफा होगा तो लाजमी तौर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ ही उसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो पिस्टन ऊपर की तरफ एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होने की वजह से गैस एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसी सूरत में ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ चीज़ को उठा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे वर्क भी हो रहा होगा। अब जैसे ही वहाँ पे वर्क होगा तो हम ये कह सकेंगे कि एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि वर्क डन भी यहाँ पे होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि हीट एनर्जी जब एंटर हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। अगर उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 हो और फाइनली जब वो अपना थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम रिगेन करता है, यानी किसी एक ख़ास जगह पे जाकर रुकता है, उस वक़्त उसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो तो यहाँ पे एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी U2 माइनस U1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम Q हीट ऐड करते हैं सिस्टम में तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, दूसरा वर्क डन होगा, या फिर एट ए टाइम दोनों चेंजेस भी हो सकती हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा कि जो हीट हम ऐड कर रहे हैं टू द सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर देखा जाए तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, क्योंकि यहाँ से जब हम हीट ऐड कर रहे हैं, क्यू हीट हमने ऐड की, लेट्स सपोज कि 10 जूल हीट हमने ऐड की, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 4 जूल हमें वर्क हासिल हो गया, तो बाकी 6 जूल उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही होगी, यानी 6 जूल इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, तो टोटल एनर्जी वो 10 जूल के बराबर ही रहेगी। अब यहाँ पे लाजमी तौर पे इंटरनल एनर्जी अगर U2 की वैल्यू ज़्यादा है U1 से तो चेंज विल बी पॉजिटिव। मतलब ये कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज पॉजिटिव इफ इंक्रीजिंग, यानी U2 U1 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे डेल्टा U पॉजिटिव होगा, अदरवाइज डेल्टा U is negative if decreasing। अगर ये डिक्रीज कर रही होगी तो हम इसको नेगेटिव कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम Q की बात करें,
हम कन्वेंशनली ये लेते हैं, ये हमारे पास एक कन्वेंशन है कि Q यानी हीट सप्लाई टू द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी अगर हीट एंटर हो रही हो सिस्टम में तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इफ Q इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इट इज टेकन एज नेगेटिव। यानी अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रही हो तो Q को हम नेगेटिव लेंगे। और वर्क की सूरत में हम लेते हैं कि वर्क इज पॉजिटिव इफ डन बाय द सिस्टम। कि अगर वर्क सिस्टम कर रहा हो तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। एंड वर्क इज नेगेटिव इफ डन ऑन द सिस्टम। अगर ये सिस्टम पर हो रहा होगा तो उस सूरत में हम इसको नेगेटिव लेंगे। यानी अगर सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम पर वर्क कर रहे होंगे तो वो नेगेटिव होगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठ रहा है यानी गैस एक्सपैंड कर रही है तो हम कहेंगे वर्क पॉजिटिव है, उस सूरत में सिस्टम वर्क कर रहा होगा। और अगर हम इसको कंप्रेस करना शुरू कर देंगे तो हम कह देंगे कि सिस्टम पर वर्क होगा और उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ये हमारे पास कन्वेंशंस हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होती है कि अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो हीट अप हो जाती है। जैसे हम एक बाइसिकल पंप ले लें, उसके आउटलेट को क्लोज़ करने के बाद यानी ब्लॉक करने के बाद उसके साथ अगर हम कोई एक अच्छा थर्मोकपल अटैच कर दें टू मॉनिटर द टेम्परेचर, और जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो जैसे ही हम उसको कंप्रेस करेंगे तो हम देखेंगे टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब ये है कि जब वर्क हम सिस्टम पर करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम इंसानी जिस्म के अंदर जो खुराक की वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी पैदा हो रही होती है और फिर एनर्जी वो खर्च हो रही होती है बाय द ह्यूमन, वो भी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक एग्जांपल कही जा सकती है। क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र प्रोसेस है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस है, ये असल में मेटाबॉलिज्म ही कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म असल में फर्स्ट लॉ की एक बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मुख्तलिफ फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको आमतौर पे हम इसको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ शक्लों में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे बयान किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ कैसे होगा? फर्स्ट लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब फर्स्ट लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम, थर्मल हम आमतौर पे टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। आइसोथर्मल का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हम आमतौर पे बहुत स्लोली कोई चेंज करते हैं प्रेशर में या वॉल्यूम में। अगर हम इसी तरह एक सिलेंडर को स्लोली वेरी करें, उसके प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता कम करें कि उसके अंदर जो टेम्परेचर में चेंज आए, वो जितनी टेम्परेचर में कमी वाक़या हो रही है उतनी हीट उसमें ऐड होती जाए ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, तो ऐसी सूरत में हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल सेम रहनी है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल सेम रहेगी तो अल्टीमेटली टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी।
और जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0 फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए डेल्टा यू 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Q इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं फिर Q इज इक्वल टू 0 प्लस W मीन्स Q इज इक्वल टू W। इसका मतलब यह है कि जितना वर्क हो रहा होगा उतनी उसके अंदर हीट दाखिल हो रही होगी। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि अगर सिस्टम वर्क करता जाएगा तो उतनी ही हीट उसमें दाखिल होती जाएगी, तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। इसी तरह अगर वर्क डन नेगेटिव है यानी सिस्टम पर वर्क हो रहा हो और सिस्टम को कंप्रेस किया जा रहा हो तो उस सूरत में क्या होगा कि वर्क डन नेगेटिव होगा तो Q भी अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स Q विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। तो Q हीट यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, रिजर्वायर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो Q विल बी इक्वल टू W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो दैट बॉयज लॉ होल्ड करता है और पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इस सूरत में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। और अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इट मीन्स प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर ये पॉइंट हमारे पास हो P1 V1 एट सर्टेन टेम्परेचर और यहाँ से हम प्रेशर को डिक्रीज करें तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट हमारे पास आ गया अगर P2 V2, ये हमारे पास पॉइंट है। अब ये जो कर्व हमारे पास बनेगी ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बनाई है, इस वजह से हम इसको आइसोथर्म का नाम दे देते हैं। इसको हम आइसोथर्म कह देंगे। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर सपोज करें कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जब वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है और लाजमी तौर पे ये हमारे पास प्रेशर जब P2 हुआ वॉल्यूम V2 हो गया। यानी प्रेशर जब डिक्रीज होना शुरू हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, या प्रेशर जब बढ़ना शुरू हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस वजह से हम इसको आइसोथर्म का नाम देते हैं बिकॉज इट इज़ फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब फर्स्ट लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना तो हीट एंटर होती है और ना ही हीट लीव करती है। नाइदर हीट एंटर्स नॉर लीव्स द सिस्टम। तो ऐसी सूरत में हम इसको एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। जब कोई हीट एंटर नहीं होगी, कोई हीट लीव नहीं करेगी। हमने कहा था कि हीट एंटर होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। अब चूँकि ना हीट एंटर हो रही है ना हीट लीव कर रही है, वी विल से दैट Q will be equal to 0. Neither heat enters nor leaves the system. तो ऐसी सूरत में जो फर्स्ट लॉ है Q is equal to डेल्टा U प्लस W, ये हमारे पास रह जाएगा 0 is equal to डेल्टा U प्लस W, और we can say that W is equal to माइनस डेल्टा U। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस।
अब इस प्रोसेस में हम देखेंगे डेल्टा यू अगर पॉजिटिव हो, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब U2 माइनस U1 पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर W इस नेगेटिव की वजह से वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्रेशन हो रही है, यानी वर्क डन नेगेटिव उस वक्त होता है जब सिस्टम पर वर्क हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि जब सिस्टम पर वर्क होगा उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगी। और अगर डेल्टा यू नेगेटिव हो तो ये डेल्टा यू अगर नेगेटिव हो जाए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर सिस्टम वर्क करे तो उस सूरत में डेल्टा यू नेगेटिव है। इट मीन्स कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज कब कर रही है, जब सिस्टम वर्क कर रहा है। अब चूंकि सिस्टम के पास स्वाय इंटरनल एनर्जी की और तो कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है नहीं कि वो बाहर से उसको कोई एनर्जी मिल नहीं रही क्योंकि Q ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क इज़ डन एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। अब चूंकि इंटरनल एनर्जी या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये रिलेशन मौजूद नहीं होगा या ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा बॉयज़ लॉ। तो यहाँ पे एक रिलेशन जो बनता है PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन होल्ड करता है PV टू द पावर गैमा, जबकि गैमा कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू CP ओवर CV, वेयर CP इज द मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure and CV is the molar specific heat at constant volume। ये CP और CV को डिटेल में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे जस्ट इसको डिफाइन करते हैं कि CP ओवर CV असल में गैमा के बराबर है। अब गैमा की वैल्यू मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए टेबल में दी हुई है। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो हम आम तौर पे जब एयर की बात करते हैं तो ये डायटॉमिक गैस का मजमुआ होती है, जैसे O2 है, N2 है। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द गैस कंसिस्ट ऑफ डायटॉमिक गैस, तो हम आम तौर पे इसके लिए डायटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू 1.4 के करीब लेते हैं। तो यहाँ पे PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा इंस्टेड ऑफ दिस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस गैमा की वजह से जो चेंज इन V है विद द चेंज इन प्रेशर वो ज़्यादा रैपिड होता है। इट मीन्स कि अगर हम इसी कर्व को, इस रिलेशन को कर्व बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ये ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ करेगा। प्रेशर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ करेगा। तो इस कर्व को चूँकि हम एडियाबैटिक कर्व के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम आमतौर पे इसको एडियाबैट का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉयज़ लॉ होल्ड करता है, जबकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा एक दो और चीज़ें जो हम इसमें पढ़ते हैं आमतौर पे, फर्स्ट लॉ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस भी हो सकता है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये कैसे हो सकता है कि अगर हम इस पिस्टन को अपनी जगह पे फिक्स कर दें, हीट इसके अंदर दाखिल हो रही होगी लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, मतलब पिस्टन मूव नहीं करेगा। जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वर्क डन, तो उस सूरत में वर्क डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब अगर वर्क डन ज़ीरो होगा तो जो फर्स्ट लॉ हमारे पास Q इज इक्वल डेल्टा U प्लस W था, वो हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U होगा। यानी जितनी हीट भी हम देंगे
वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी। अगर हम हीट उसको दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, अगर हम हीट उससे ले रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू डेल्टा U फर्स्ट लॉ की फॉर्म हो सकती है। होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।